हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स टारगेट अग्निवीर 2025 का बैच मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और इस बैच की शुरुआत हो चुकी है। इस बैच में हम क्या क्या पढ़ते हैं इसको जान लेते हैं। इस बैच के अंदर हम लोग टारगेट करते हैं अपने अग्निवीर बैच को, और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर जितने भी इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के आए हुए पेपर सेट को हम लोग डिस्कस करते हैं। रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपके लिए यूट्यूब चैनल पर एक पेपर को अपलोड कर देते हैं। अभी तक हम लोग 1 से लेकर 4 तक 4 सेट हम इधर डिलीवर कर चुके हैं। आज सेट नंबर 5 पर डिस्कशन होने जा रहा है। एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोस में इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, मैं सीधा अप टू दी मार्क बात करता हूँ। जैसा क्वेश्चन पेपर हमारे पेपर जैसे क्वेश्चंस हमारे फाइनल एग्जाम में आए सेम वैसे ही क्वेश्चंस मैं आपको पुट करता हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। आपको दिए गए सेंटेंस में से एक एरर ढूंढनी है। तो देखिए, इट इज़ अ प्लेजर टू मीट अ चीयरफुल पर्सन, नो एरर। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक काफ़ी खुश व्यक्ति से मिलना। तो देखिए, यहाँ पर आ रहा है, ए आर्टिकल आ रहा है, तो आगे देखिए ये प्लूरल नंबर आ रहा है। ये गलत है बेटा, यहाँ पर सिंगुलर नंबर आना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नंबर आना चाहिए। एस को हम लोग हटा देंगे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेट्स सी, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। One who believes in no government and therefore incites disorder in a state is called. Actually this question is related with the one word substitution. यहाँ पर बोला गया है कि ऐसी सरकार, ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी सरकार ना हो और जहाँ पर उथल पुथल मची हुई, ऐसी सरकार को क्या बोला जाता है? काफ़ी ज़्यादा अराजकता की स्थिति हो जहाँ पर। पहला है नक्सलाइट्स, जो नक्सलवादी होते हैं नक्सलाइट्स कहलाते हैं। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाही। क्या होता है? तानाशाह। मोनार्किस्ट का मतलब होता है राज शासन। मोनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? राज शासन, राज शासन। और एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकता। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? अराजकता, अराजकता। क्लियर? सो हमको क्या चाहिए? जहां पर शासन की कमी हो, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 4 एनार्किस्ट, अराजकता। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3rd। इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 3rd इज रिलेटेड विद द करेक्ट स्पेलिंग। We have to find the correct spelling in the given sentences. So here we have word impromptu. क्या दिया हुआ है? impromptu। ये जो वर्ड है इसके अंदर ध्यान रखना होता है ई का यूज़ नहीं किया जाता लास्ट में। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है बताइए? बिना सोचे समझे, बिना पहले सोचे हुए कोई भी काम है, बिना सोचे समझे किसी काम को कर दिया, इमीडिएटली कोई काम को कर दिया, इम्प्रॉम्प्ट। इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस का मतलब होता है शानदार। और यहाँ पर इलस्ट्रियस की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे मैं सारे बता देता हूँ। इलस्ट्रियस मतलब शानदार, बाकी का भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इलस्ट्री। अब इलस्ट्री की जो स्पेलिंग है यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ओ दिया, यहाँ पे ई दिया हुआ है, ई को हटा के हमको क्या करना था? ओ करना था। इम्पेटस की स्पेलिंग में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप यू को जोड़ेंगे, टी यू ओ यू एस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है पेशेंट वर्ड का। पेशेंट एक नाउन है और उस नाउन का हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। एक पेशेंट क्या है? एक नाउन है, इसको क्या बनाना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो देखिए, इलनेस का मतलब होता है बीमारी। पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखना। तो पेशेंट का क्या बनेगा? पेशेंस ही बनेगा। एक ही वर्ड है जो बिल्कुल मिक्स हो रहा है, मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आपको एंटेनिम बताना है गिवन वर्ड का। वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। अभी हमको क्या करना है? इसका आंसर बताना है। वर्ड है हमारे पास में ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो होता है जो ये अपनी आंखों को देखता है ना, नज़रों को जो देखता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक और पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी।
तो प्लीज़ बेटा ये वाले वर्ड को तो आप दोनों वर्डों को अच्छे से याद कर लीजिए। ऑप्टिमिस्ट का हमेशा क्या बनता है, पैसिमिस्टिक बनता है, ऑप्शन नंबर 4। इसका बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, वन हु सी द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, जो चीज़ों की सकारात्मकता को देखता है। और पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु सी डार्क साइड ऑफ द थिंग, जो डार्क साइड को देखता है किसी भी वैल्यू की। क्लियर, ये आ चुका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। प्लीज़ इसको इंपॉर्टेंट पर टिक कर लीजिएगा। देखिए अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं या सर हमें वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आई प्रोमिस्ड। अब आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस बताना है। क्या बताना है बेटा, एक्टिव टू पैसिव वॉइस बताना है। तो इसको भी देख लेते हैं ये कैसे काम करेगा। एक मिनट, कलर चेंज कर लूँ मैं ज़रा, इसका कलर थोड़ा सा जो काफ़ी चमकता सा दिखाई दे, कुछ ऐसा कलर। यस, हाँ, दिस इज़ ओके नाउ। क्या बोल रहा है कि अब आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड दैट आई विल कुक फूड फॉर हिम। मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया कि मैं उनके लिए भोजन पकाऊंगी। ठीक है भैया, तो ये रहा इमेज हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहली बात, आप प्लीज़ बेटा फॉर्मूला नोट करिए। मैंने बार बार बोला है पेन एंड पेंसिल लेकर, पेन एंड पेज लेकर बैठे रहा करें, जिससे जब भी कोई फॉर्मूला आए तो आप तुरंत उसको नोट कर सकें। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जब हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, वाज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, और एक और ज़रूरी चीज़, यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगेगा विल शैल वाला। तो ध्यान रखिए, अगर हमारे पास में एक्टिव वॉइस में क्या आ जाए, विल और शैल आ जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, देन ऑब्जेक्ट आ जाए, पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या करना चाहिए, पहले ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, फिर विल और शैल, और फर्स्ट फॉर्म की वजह से हम बी ई बी का यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म बाय, और देन सब्जेक्ट। आपको इतना यूज़ करना चाहिए। तो सभी फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूलों को मैच करना शुरू करेंगे। प्रॉमिस दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ये देखना है कि किस तरीके से ये पैसिव ऑर्डर में जाएगा दिया हुआ सेंटेंस। अगर मैं देखूँ यहाँ पर फोर्थ वाला, माय हस्बैंड वांटेड अ प्रॉमिस दैट मी दैट, ये देखिए वांटेड कहाँ से आ गया इसके अंदर, ये तो कोई पोर्शन ही नहीं बन रहा है। आई प्रॉमिस, देखिए क्वेश्चन में भी प्रॉमिस है, आंसर में भी प्रॉमिस है, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं किया गया है। अब इसको ज़रा देख लेते हैं, फूड विल बी कुक्ड बाय मी वाज अ प्रॉमिस आई मेड टू माई हस्बैंड। बेटा ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए अगर आप ये वाला देखें, ये वाला पोर्शन देखिए, ये जो वाला है, इतना पार्ट 1 है सेंटेंस का, और ये वाला पार्ट 2 है। तो पहले पार्ट 2 वाला देख लीजिए कैसे बन रहा है। पार्ट 2 में क्या हो रहा है, फूड आ रहा है, विल का क्या बना बेटा, विल बी बना, और कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कुक्ड बाय मी। ठीक है, तो ये हमारा इतना तो पार्ट चेंज हो गया पैसिव वॉइस के अंदर। अब इतना और देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, ये पैसिव वॉइस बनाने का थोड़ा दूसरा मेथड है। इसमें क्या किया गया है, अ प्रॉमिस को हम लोगों ने सब्जेक्ट माना है, यानी ऑब्जेक्ट, वाज मेड बाय मी टू माय हस्बैंड दैट फूड विल बी कुक्ड बाय मी। तो बेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन किया जा सकता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा ये। आंसर नंबर 1 विल बी अवर फाइनल। चलिए, अब क्या पूछा गया हमसे, ईडियम एंड फ्रेजेस पूछा गया है, मुहावरे पूछे गए हैं। क्या बोला गया है, टू ट्रेबल्ड इन फिश। देखिए पानी, ये जो मछली है जो पानी के अंदर है, वो काफ़ी परेशानी में है। तो देखेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी परेशानी में होता है तो उसका क्या सेंस निकलता है, इसका निकलेगा, इसका हिंदी मीनिंग निकलता है कठिन स्थितियों का फ़ायदा उठाना। कठिन स्थितियों का फ़ायदा उठाना। जैसे कोरोना काल के अंदर जो मास्क आते थे ना, वो मास्क 1 रुपए का एक आता था, 1 रुपए का एक था। ओरिजिनल कॉस्ट अगर देखेंगे उसकी, 1 रुपए का एक था, मतलब बिल्कुल जैसे फुटकर व्यापार में देखेंगे तो। लेकिन जब वो बाजार में आया तो 30 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए का, 250 रुपए तक का। इवन मैंने कोरोना काल के अंदर 150 रुपए तक का मास्क खरीदा मैंने, इतना महंगा दिया। जैसे ही कोरोना काल गया, जैसे कोरोना वायरस गया, तुरंत ही वो मास्क 50 रुपीज़ पे आ गया था, फिर 40 पे आ गया, आगे और देखा तो 10 रुपए का मिलने लगा। सो कठिन परिस्थितियों का फ़ायदा उठा लेना, टू मेक पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। अब आ जाइए बेटा, हम लोग अनसीन पैसेज की तरफ पर आ जाते हैं। पूरे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको पैसेज को शॉर्ट आउट करना है।
मैनी ऑफ अस हैव इंजॉयड विजिटिंग द जू, हम लोगों ने, कई लोगों ने चिड़ियाघर विजिट किया है। कंसिडर इट अ डे आउट हैविंग फन, हम उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन समझते हैं। सीइंग रियल एनिमल्स फेस टू फेस कैन बी थ्रिल एंड एक्साइटिंग, जानवरों को फेस टू फेस देखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांचक भरा होता है। बट मैनी पीपल वंडर वेदर द एनिमल देमसेल्फ वाइल एंटरटेनिंग अस आर सफरिंग इन द जू, कई लोग ऐसे सोचते हैं, आश्चर्य में रहते हैं कि जो जानवर हमारे लिए एंटरटेन के लिए हैं, कि या फिर वो जू के अंदर यानी चिड़ियाघर के अंदर यातनाओं को सह रहे हैं। मैनी जू डू नॉट हैव इनफ मनी टू प्रोवाइड द एनिमल विद द बेसिक फीचर ऑफ प्रॉपर एनवायरमेंट, कई सारे ऐसे चिड़ियाघर हैं जो जानवरों को बेसिक फीचर भी नहीं दे पाते, बेसिक एनवायरमेंट का। मोस्ट एनिमल आर पुट इन एन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, कई सारे जानवरों को एक कृत्रिम एनवायरमेंट में रखा जाता है, जैसे केज यानी पिंजरे के अंदर। द आइसोलेशन फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिट, आइसोलेशन मतलब अलग करना, आइसोलेशन फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट कैन अमाउंट टू द क्रुएलिटी, अगर आप क्या करते हैं, अलग कर देते हैं उनको प्राकृतिक वातावरण से, तो वो किसको दर्शाता है, वो क्रूलिटी को दर्शाता है। क्रूलिटी का मतलब क्या होता है, क्रूरता को दर्शाता है। इन सम जू वी सी कॉन्क्रीट फ्लोर, कई सारे चिड़ियाघरों में हम क्या देखते हैं, कॉन्क्रीट के फ्लोर देखते हैं। फॉर बोरिंग एनिमल लाइक रैबिट, जहाँ पर बिल बना देते हैं और जहाँ पर कैसे जानवर रहते हैं, रैबिट्स रहते हैं। क्रूरल्टी में बी शोन इन द वे अदर देन द फिजिकल अब्यूज एंड स्टारवेशन, और भैया क्या होता है, इसके अलावा हम और क्रूरता को कैसे देख सकते हैं, उनको फिजिकल अब्यूज़, फिजिकली रूप से टॉर्चर किया जाता है। जैसे अगर एक बड़ा जानवर होता तो उसको एक बड़ा एरिया चाहिए रहने के लिए, उसको छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया है। जैसे बंदर है, बंदर पेड़ पौधों पे उचकते रहते हैं, पेड़ों के ऊपर उचकते हैं, घूमते हैं, लेकिन बेचारे क्या एक पिंजरे के अंदर बंद रहते हैं, एक कैद खाने के अंदर बंद रहते हैं, है ना। और स्टारवेशन, भूख का भी सामना करते हैं। बिग प्रेडेटर लाइक लायन टाइगर्स आर क्रिएटेड टू चेज एंड हंट, और क्या होता है कि ये जो बड़े जो शिकारी होते हैं, टाइगर और लायन, ये क्या करते हैं, इनको शिकार करना पसंद होता है, शिकार के लिए बने हुए हैं। बाय डिप्राइविंग दैम ऑफ दीज एक्टिविटीज़, लेकिन क्या करते हैं वो, इन इस एक्टिविटीज़ से उनको दूर रखते हैं, ये शिकार करते हैं। वी फॉरगेट द रीज़न फॉर विच दे हैव इन्वॉल्व, हम भूल जाते हैं कि ये किस चीज़ के लिए बने हैं। These big cats lying in the cage in the zoo eating the food given to them, और इन बड़ी बिल्लियों को चिड़ियाघर के अंदर पिंजरे में रखा जाता है और भोजन दिया जाता है इनको, एंड दे हैव नथिंग एल्स टू डू, और जो भी भोजन उनको मिलता है उनको उसी भोजन में खुश रहना पड़ता है। हाईली इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस एनिमल लाइक चिंपांजीज एंड पोलर बियर मे बिकम फ्रस्ट्रेटेड इन अ जू, और जो लोग इंटेलिजेंट हैं, कौन कौन से इंटेलिजेंट जानवर है, चिंपांजी है और पोलर बियर है, ध्रुवीय भालू, ये क्या है, पिंजरे के अंदर रहते रहते काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। दे नीड अ चैलेंज एनवायरमेंट, उनको एक अच्छे एनवायरमेंट की ज़रूरत होती है। जू सपोर्टर माइट आर्ग्यू दैट जू प्रोवाइड द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू द विजिटर, और जू सपोर्टरों का ये मानना है कि वो ये कहते हैं कि उनको विजिटर्स को एक मौका मिलता है एजुकेशन के लिए, ताकि विजिटर्स आते हैं, देखते हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, स्पेशली चिल्ड्रन, खासकर बच्चों के लिए। इफ़ वी डिड नॉट हैव एनिमल इन द जू, अगर हमको जानवर नहीं मिलेंगे चिड़ियाघर में, चिल्ड्रन वुडेंट सी देम एट ऑल एंड बी इग्नोरेंट अबाउट हिम, और अगर चिड़ियाघर में जानवर नहीं मिलेंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, ये नहीं जान पाएंगे कि कौन सा जानवर क्या है, और वो अज्ञानी ही बने रहेंगे। वी लिव एट अ जू, हम चिड़ियाघर में रहते हैं, हम चिड़ियाघर, वी लिव एट द जू, हम चिड़ियाघर में रहते हैं। व्हेन द एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट कैन बी सीन ऑन द टीवी, वी लिव एट अ टाइम व्हेन एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिट कैन बी सीन ऑन द टेलीविजन एंड कंप्यूटर इवन स्मार्टफोन वाइल सिटिंग एट द होम, अब हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर हम टेलीविजन्स पर, कंप्यूटर पर और घर बैठे ही जानवरों को स्मार्टफोन पे देख सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए द एम शुड बी टू कंजर्व एनिमल, इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जानवरों का संरक्षण करें इन द वाइल्ड, उनके वातावरण में, इन प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड द सेंचुरीज, उनको कहाँ छोड़ दिया जाए, अभ्यारण्य में छोड़ दिया जाए, खुले जंगलों में छोड़ दिया जाए, और वहाँ पर वो अपना शिकार भी कर सकें, ट्रैकिंग, वहाँ पर वो लोग अपने प्रॉपरली रह सकें जिस एनवायरनमेंट में वो चाहते हैं। जबकि चिड़ियाघर के अंदर वो कैद करके रख दिए जाते हैं जानवरों को, तो जानवर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9 पर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी विजिट जू, हम पैसेज के अकॉर्डिंग हम विजिट चिड़ियाघर क्यों जाते हैं, वी विजिट जू, किसके लिए जाते हैं हम लोग, टू वॉच फ्रस्ट्रेशन ऑफ एनिमल, जानवरों के फ्रस्ट्रेशन को देखने नहीं जाते हैं। टू सी हाउ एनिमल बिहेव्स इन द जू,
किस तरीके से एनिमल चिड़ियाघर में व्यवहार करते हैं? नहीं। टू सी द एनिमल इन द केज? नहीं। टू स्पेंड अ डे आउट ऑफ फन एंड एक्साइटमेंट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे आइए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एनिमल इन द जू सफ़र क्रूएलिटी। पैसेज के अनुसार जानवर जो है अत्याचार का सामना कर रहे हैं। किस कारण से अत्याचार का सामना कर रहे हैं? किस तरीके का? बाय कीप दैम इन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, उनको कृत्रिम एनवायरमेंट में रखा जाता है, ये भी सही बात है। बाय बीइंग फिजिकल टॉर्चर और अब्यूज, उनको फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, अब्यूज होते हैं, ठीक है। बाय बीइंग स्टार्व टू द डेथ, उनको तब तक भूखा, कई बार वो इतना ज़्यादा भूखे रहते हैं कि मृत्यु तक। बाय बीइंग फोर्स टू परफॉर्म फॉर द विजिटर, ये परफॉर्म फॉर द विजिटर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। बाय बीइंग स्टार्व टू द डेथ, उनको मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है फिर भी थोड़ा ही खाना दिया जाता है उनको, क्योंकि चिड़ियाघर वालों के पास में ज़्यादा पैसा होता नहीं है। विजिटर जाते हैं तो पैसा आता है, और विजिटर नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आता, इसलिए खाने पीने का प्रबंध नहीं हो पाता। दे डैश फुटबॉल वैन इट स्टार्टेड रेनिंग, वह जब वह खेल रहे थे तो बारिश होने लगी। बच्चे खेल रहे हैं तभी क्या होने लगी? बारिश होने लगी। तो ध्यान रखिए ये किस में जा रहा है बेटा? पास्ट टेंस में जा रहा है। वैन के बाद में ये वाला पार्ट किस में जा रहा है? पास्ट टेंस में। तो बाद वाला पार्ट भी किस में जाएगा बेटा? पास्ट टेंस में ही जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, एक ही समय पे एक या एक से अधिक पत्नियां होना, उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए इसके अंदर जो आंसर आएगा एक या एक से अधिक के लिए आएगा बाइगेमी। क्या आ जाएगा? दो विवाह, है ना, मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। तो दो पत्नियां जिसकी हों, टू वाइफ्स, है ना, दो पत्नी जिसकी होंगी वो। मिसोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? महिलाओं से, हेट्स वुमेन, जो क्या करता है? महिलाओं से नफरत करता है, हेट वीमेन। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? कम से कम तीन और प्लस तीन, तीन से ज़्यादा अगर शादियां हो जाती हैं तो वो क्या कहलाता है? पॉलीगैमी कहलाता है, ठीक है। अब जब एग्जाम में आया मोर देन वन वाइफ, एक से अधिक, तो इसका मतलब कितना है? दो। बाईगैमी ही इसका आंसर होना चाहिए, हालांकि पॉलीगैमी भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है उसमें क्या आया है? बाईगैमी। अगर ऐसा होता मोर देन टू वाइफ्स, मोर देन टू लिख कर आता तो पॉलीगैमी होता, या मोर देन वन है इसका मतलब बाईगैमी। फाइनल आंसर ए फॉर अमेरिका। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है बेटा? आपको सिनोनिम बताना है, वर्ड में क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। पॉन्डर का मतलब क्या होता है ये बताना है। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, किसी चीज को सोच कर क्या करना? विचार करना, पॉन्डर। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? आंकलन करना, किसी भी चीज का मूल्यांकन करना। क्या होता है? मूल्यांकन करना, ठीक है। जैसे नंबर है, नंबरों को गिना जा रहा है। थिंक का मतलब क्या होता है? विचार करना। तो यही इसका आंसर है बेटा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए, एंटिसिपेट और इंक्रीज ये नहीं होंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए अब देखिए भैया, आपके एग्जाम में एक और पैसेज आ गया है इस वाले पैटर्न, ये 24 जुलाई वाले सत्र में, उस बाद दो पैसेज आ गए थे। तो देखते हैं अगला वाला पैसेज कैसे काम कर रहा है। क्या बोल रहा है? इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन एन अटमोस्ट इंस्पिरेशन फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज फॉर हर फैबुलस वेल्थ, बोथ मटेरियल एंड इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी एज वेल एज हर स्पिरिचुअल एक्सीलेंस। बोला गया है भारत हमेशा क्या रहा है? इंस्पिरेशन रहा है। किसके लिए रहा है? संसार के लिए। फॉर हर फैबुलस वेल्थ, अपने वेल्थ के लिए, धन दौलत के लिए, बोथ मटेरियल के लिए भी और इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी एज वेल एज। भारत के अंदर धन भी था, आर्थिक संपन्नता भी थी और आध्यात्मिक संपन्नता भी थी। दोनों के लिए भारत पूरे संसार भर में फेमस रहा है। इट ब्रॉट हेयर बोथ ट्रेडर्स एंड इन्वेडर्स, यहाँ पर व्यापारी भी आए हैं और यहाँ पर इन्वेटर घुसपैठ भी आए हैं। अलॉन्ग विद द प्रीचर्स, यहाँ पर उपदेशककर्ता भी आए हैं, या सीकर यानी देखने वाले भी आए। इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड सेल्वेशन, सत्य, सत्य और सेल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति की तलाश में। ऑल ऑफ देम केम थ्रू लैंड रूट बाय undertaking long and hazardous journey which put a loss of stress and strains on their physics and nerves। देखिए कई सारे लोग दूर दूर दराजों से आए हैं जिनसे उन्होंने काफ़ी सारी खतरनाक जर्नियों का सामना करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा हैजार्डस
हैजार्डस का मतलब होता है काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करते हुए, उस यात्रा परेशानी भरी यात्राओं का सामना करते हुए, शारीरिक रूप से परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ पर आए हैं। 10 द ट्रुप ऑफ एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर की बात हो रही है। म्यूटिनिटी, म्यूटिनिटी का मतलब होता है बगावत करना। एंड रिफ्यूज टू मार्च बियॉन्ड द बियर्स वेयर द व्यास बिकॉज ऑफ द वेरीनेस एंड फैटिक इन फाइटिंग ऑफ होम सिकनेस। देखिए अलेक्जेंडर आया था हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए, और ब्यास नदी के पास जब वो पहुंचा तो सिकंदर पोरस से उसका सामना हुआ, है ना। सिकंदर का पोरस से जब सामने हुआ, राजा पोरस ने सिकंदर से लड़ाई करी, और चूंकि अलेक्जेंडर काफ़ी लंबे समय तक लड़ता हुआ आ रहा था, इसलिए उसको काफ़ी घर की याद सता रही थी और काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी था, इसलिए वो वहीं के वहीं लौट गया था। दे हैड देयर फोर टू बी परफोर्स डिस्पैच बैक, और उसने क्या किया, वो दोबारा से व्यास नदी से ही वो लौट गया था। मैनी इन्वेडिंग ट्राइब्स लाइक कुशान, कई सारे और इन्वेडिंग ट्राइब जनजाति आए, जिनमें से कुशान आए, हुंस आए, साख्स आए इन द एंशियंट एरा, पुराने ज़माने में। द तुर्क, द मुगल ड्यूरिंग द मेंडलीव एज, मध्य युग के अंदर तुर्क भी आए, मुगल भी आए। हाउ एवर, हालांकि, चोज टू मेक दिस लैंड देयर ओन होम, उन्होंने प्रयास किया इस ज़मीन को अपना बनाने का। एब्जॉर्ब देमसेल्फ इन द स्ट्रीम ऑफ हर लाइफ, उन्होंने अपने जीवन को इसमें व्यतीत करने का फैसला किया। दे अटेम्प्ट देयर बेस्ट टू ब्रिंग मोर एंड मोर लश्चर टू हर ग्लोरी एंड एनरिच हर कल्चर, उन्होंने प्रयास किया कि वे ज़्यादा से ज़्यादा आराम को खींच आराम का, यहाँ से बहुत ज़्यादा धन दौलत को बटोर सकें, अपने लिए आराम की वस्तुएं ढूंढ सके, अपने कल्चर की ग्रोली को बढ़ा सकें, हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाइए। अकम्प्लिश का मतलब क्या, अकम्प्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, ये हमको बताना है। अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। क्या होता है, उपलब्धि होता है। जैसे आपने 10th पास कर लिया तो ये आपका अकम्प्लिशमेंट था, अचीवमेंट था ये आपका। अकम्प्लिशमेंट को कैसे देख सकते हैं हम लोग, अचीवमेंट के तौर पे देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, अचीवमेंट। वर्ड है लैक, लैक का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, यानी कि शॉर्टेज होना। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है वेल्थ, समृद्धि। फेलियर का मतलब फेल हो जाना, असफल हो जाना। और स्टैग्नेंट का मतलब होता है एक ही जगह पर स्थायी रहना, यानी किसी जगह पर बिल्कुल स्टेबल रहना, एक ही जगह पर स्थायी रहना, रुके रहना। नॉन मोबिलिटी, तो देखिए अकम्प्लिशमेंट मतलब उपलब्धि है, और इसका अगर आसपास का आंसर लगाएंगे सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, प्रोस्पेरिटी। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15, इन्वॉल्विंग और एक्सपोजिंग वन रिस्क। जो व्यक्ति क्या करता है, इन्वॉल्व रहता है किस चीज़ में, अपने आप को रिस्क, जो इन्वॉल्व रहता है वन रिस्क, जो रिस्क उठाता है और अपने आप को हमेशा जोखिम में डालता है, जोखिम भरे काम करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है हैजार्डस। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है। होम सिक, जिसको घर की याद बार बार आए। इंस्पिरेशनल का मतलब क्या होता है, किसी को कोई बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है। ठीक है। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा देना। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, कोई किसी काम के अंदर ही मग्न होता है, किसी चीज़ में मग्न होना, या सोखना भी होता है किसी चीज़ को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एन एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का आपको एडजेक्टिव फॉर्म बताना है भैया। तो पहले तो देख लीजिए हम लोग, म्यूजिशियन, किसी के पीछे ए एन आ जाए, जैसे इंडिया का इंडियन, अमेरिका का अमेरिकन, है ना। तो अगर किसी के पीछे ए एन लग जाता है तो बेटा वो नाउन बन जाता है, तो ये नाउन है म्यूजिशियन। ठीक है। अच्छा, म्यूजिकलिटी, ये भी बेटा एक नाउन के फॉर्म में यूज होगा। म्यूजिकली, तो बेटा ये तो एल वाई लगा है पीछे, तो ये एडवर्ब का काम करेगा। अच्छा, म्यूजिकल हमको क्या बताना था, इसका एडजेक्टिव फॉर्म, तो ये आ गया हमारे पास में एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव में एल वाई लग जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है, हमको एडजेक्टिव फॉर्म ही बताना है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 17 पर आ जाइए। वर्ड है फैटिग। फैटिग का मतलब क्या होता है, थका हुआ। फैटिग का मतलब कैसा होता है, थका हुआ, कोई काफ़ी ज़्यादा कोई काम कर कर आ रहा है और उससे ज़्यादा काफ़ी थक गया है, तो थका हुआ। ठीक है। पनिश का मतलब क्या होता है, किसी को पनिशमेंट देना, सजा देना, है ना, सजा देना। टायर्डनेस का मतलब क्या होता है, थका हुआ। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। और बोस्ट का मतलब होता है, मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा लंबी लंबी बातें फेंकता हो, ब्रैग करता हो। ठीक है। तो अब देखेंगे हमारे पास में, हमको बताना है सिनोनिम बताना है। तो फैटिक का उल्टा क्या होना चाहिए भैया, बताइए, आसानी से बता सकते हैं, मैंने बता दिया है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, टायर्डनेस। क्लियर। देखिए बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं,
लग रहा है कि सर हमारे लिए वो वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आ रहे हैं जिसकी हमको ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि अब मैं पेपर क्रैक कर सकता हूँ, आपको मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी अगर बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक ज़रूरी चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इंग्लिश में रिलेटेड कि सर मैं ये नहीं कर पा रहा, सर मेरे को वो चैप्टर नहीं हो पा रहा, सर मैं ये नहीं कर पा रहा, सर मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है, तो प्लीज़ बेटा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आप उसके डाउट को क्लियर करूँगा। जैसे ही आपका क्वेश्चन आता है, जैसे ही आपका डाउट इस पर आएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन पे एक्टिव रहता हूँ। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन आएगा मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बेटा, अच्छे से तैयारी करो बेटा, ध्यान रखो आपके माता पिता आपका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं सफल होने का। इतना आपको अपनी सफलता का इंतज़ार नहीं है जितना आपके पेरेंट्स को है। और बेटा देखिए, आपके घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अब आप कोई मल्टी मिलेनियर बिलेनियर होते तो आपको ये क्यों करते, फिर क्यों ये गवर्नमेंट की तैयारी करते, आप कोई अच्छा बिजनेस सेटअप करते। अब ठीक है, जिनके घर में है वेल एंड ओके हैं वो ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, खुद की इज्जत होती है ना। आप दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड पहन लीजिए, लेकिन जिस दिन आप इंडियन एयरफोर्स की वर्दी पहनकर खड़े होते हैं और अपने आप को शीशे में देखते हैं ना, उससे ज़्यादा महंगा ब्रांड दुनिया का कोई ब्रांड नहीं है बेटा। वो जो वर्दी का जो दबदबा आता है आपके अंदर, वो जो वर्दी का जो पावर दिखाई देता है, जो वर्दी का जो गुरूर होता है, वो एक अलग लेवल का होता है बेटा। उसको दुनिया का कोई ब्रांड नहीं खरीद सकता है ना। तो इंडियन एयरफोर्स की जो वो वर्दी है बेटा, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। किसी बाज़ार में नहीं बिचती है वो, किसी दर्जी पे नहीं बिच रही है, किसी बाज़ार में नहीं है, किसी शोरूम में नहीं है, वो मेहनत से ही बनेगी और बनानी पड़ेगी बेटा। रास्ता कोई नहीं है आपके पास में, पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, कभी भी सेंटेंस में सिंस या फॉर का यूज़ किया गया हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास में कौन सा सेंटेंस आता है, हैज़ बीन या हैव बीन या हैड बीन। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, ये तो ऐसा क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड है, कई बार आता ही आता है आपके पेपर में। चलिए, क्या बोला गया है, गिव गिव वन वर्ड वन हु हेट्स वुमेन, जो महिलाओं से क्या करते हो, नफरत करते हो, उनको क्या बोला जाता है। तो मिसेंथ्रोप का मतलब होता है हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता से नफरत करते हैं, मानवता द्वेषी, क्या बोला जाता है इनको, मानवता द्वेषी। ये मानवता को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनसे नफरत करते हैं। मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है जो महिलाओं से नफरत करते हैं, तो महिला से नफरत करने वाला। देखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है ना, मिस या मिसो। मिस या मिसो का मतलब होता है हेट, ये किसको दर्शाता है, हेट। और GYN दर्शाता है महिलाओं को। तो महिला हेट महिला, यानी कि महिलाओं से नफरत करने वाले को बोला जाता है मिसोगिनिस्ट। अच्छा, फेमिनिस्ट कौन होता है, फेमाइन का मतलब क्या होता है, औरत होता है, फेमिनी का ये होते हैं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं, तो इनको क्या बोल सकते हैं, नारीवादी, है ना, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं। जैसे महिलाओं को पढ़ना चाहिए, जैसे आपने ज्योतिबा फूले, है ना, जब कभी कोई शिक्षा का नाम नहीं था तब महिलाओं को पढ़ने नहीं देते थे, तब ज्योतिबा फूले आगे आई थी, उन्होंने अपना प्रथम स्कूल खोला था जिसके अंदर महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी थी। और एफिमिनेट का मतलब क्या होता है, ये ऐसा होता है जो स्त्रियों जैसा दिखाई देता है, स्त्रियों जैसा व्यवहार करता है, तो स्त्रीवत। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ बेटा, रोज़ाना रात को 9 बजे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। उस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन एयरफोर्स के पेपर को टारगेट करते हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम कंटिन्यूस सीरीज़ को रखेंगे। वन हु ईट्स एवरीथिंग, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है ना, वेज भी खाएगा नॉन वेज भी खाएगा, सारी चीज़ें खाता है। तो शुरू करेंगे। पहला है इंसॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, बैंक से कर्जा ले लिया, बैंक का कर्जा नहीं पटा पा रहे हैं। इररेजिस्टिबल का मतलब होता है टायरलेस, थकेगा नहीं, लगातार काम चलता रहता है इसका, है ना, इररेजिस्टिबल। ओमनीशिएंट का मतलब होता है नोज एवरीथिंग, नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, जो सर्वज्ञ हो, यानी भगवान सब कुछ जानते हैं। और ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ऑल, यानी एवरीथिंग। और वोरस का मतलब होता है ईटर। तो जो सब कुछ खाता हो उसको क्या बोला जाता है, हिंदी में सर्वाहारी बोला जाता है ना, हाँ सर्वाहारी बोलेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। तो बेटा,
आज के सेशन में आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ कुछ ना कुछ तो ग्रोथ हुई होगी, ज़्यादा नहीं तो एक क्वेश्चन तो आपको समझ में ही आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है सर ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बेटा अच्छे से तैयारी करें, ध्यान रखिए आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी किस्मत को पलट सकते हैं, कोई आपकी जगह पे पेपर देने नहीं बैठेगा, बैठना आप ही को है। तो बेटा अच्छे से तैयारी करो और सिलेक्शन ज़रूर होते हैं। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में मिलते हैं।